everyone. Today we are going to discuss the MCQs on Muslim law. We have done up to 150 MCQs और आज हमें 151 से चलना है. तो फटाफट बताइए, जिसको आएगा वो बता सकता है, चैट कर सकता है, बोल के बता सकता है. The time which the court can grant to husband for satisfying the court that he has ceased to be potent is, बताइए कि अगर, हाँ जी, 1 ईयर है ना. ये वाला था ना कि अगर वाइफ जो है पोटेंसी को ग्राउंड बना के डिवोर्स में जाती है, सूट फाइल करती है, तो कोर्ट ऐसा नहीं कि सूट फाइल कर दो डिक्लेयर हो जाएंगी चीजें. कोर्ट भी उसे हस्बैंड को देगा टाइम कि भैया तुम प्रूव करो. वो जाएगा अपना मेडिकल चेक करा के, अगर वो ऐसा नहीं है तो प्रूव करेगा. उसके पास ऐसा प्रूव करने के लिए 1 साल है कि मैं पोटेंट नहीं हूँ. ठीक है. और ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमने आपको बताया था किस पे होता है. बर्डन ऑफ प्रूफ अक्सर नॉर्मल केस में जो क्लेम कर रहा होता है, जो दावा कर रहा होता है, उस पे होता है. अगर पत्नी कह रही है पोटेंट तो पत्नी के ऊपर होगा कि वो प्रूव करके देगा. लेकिन इस केस में हमने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड पे होता है. हस्बैंड प्रूव करेगा मैं ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ. ठीक है. 1 साल है पक्का. एनीवन एल्स? कोई और नहीं बताया ये? हाँ जी, 1 ईयर ही है ना. ठीक, आगे बढ़ते. For insanity of husband to be ground for divorce, husband must be insane at least for a period of insane. आप यानी कि हस्बैंड, इंसैनिटी ऑफ हस्बैंड के बेसिस पे आप जा रहे हो कि मेरा पति पागल हो गया, उसके उसको आधार बना रहे हो डिवोर्स का. गुड मॉर्निंग. हाँ, कितना? हस्बैंड मस्ट बी इंसेन एट लीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. 2 years. अच्छा, 2 years. ठीक है. खैरुल बुलूग is a form of doer, form of valid marriage. Option of puberty. ऑप्शन ऑफ Puberty. प्यूबर्टी. क्योंकि डोअर का फॉर्म तो है नहीं. डोअर आप सब पढ़े हो. डोअर कितने तरह के होते हैं? प्रॉम्प्ट डोअर, प्रॉपर डोअर, स्पेसिफाइड डोअर, डिफर्ड डोअर. इसमें हमने कहीं आपको खैरुल बुलूग नहीं पढ़ाया. वैलिड मैरिज के फॉर्म भी पढ़े हो. तलाक, वैलिड मैरिज होते हैं, वाइड मैरिज होते हैं, इरेगुलर मैरिज होते हैं. क्या हमने आपको वहां पे खैरुल बुलूग पढ़ाया? नहीं पढ़ाया. इनफिडिलिटी बचती है तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक बचती है. ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी हो गया खैरुल बुलूग. प्यूबर्टी क्या होता है? फॉर्म ऑफ वैलिड मैरिज है. नॉर्मली द एज ऑफ मैरिज है. नॉर्मली द एज ऑफ मेजॉरिटी. नन ऑफ द अबव. Majority. नॉर्मली द एज ऑफ मेजॉरिटी. क्योंकि मुस्लिम में प्यूबर्टी को ही माना जाता है. ठीक है, सी है. इसमें एज ऑफ मेजॉरिटी में एज ऑफ मैरिज में कंफ्यूजन हो सकती है आपको. आई थिंक एज ऑफ प्यूबर्टी मेजॉरिटी लगाना है ना. ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स इज अवेलेबल टू द वाइफ अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स इज अवेलेबल टू द वाइफ when the marriage has not been consummated, when the marriage has been consummated, irrespective of whether marriage has been consummated or not. Only B and not A. Irrespective whether marriage has been consummated or not. whether marriage has been. अच्छा, तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एज ए ग्राउंड, ये समझाइए आप जरा. प्यूबर्टी को ग्राउंड बना के तलाक लेना मतलब? क्योंकि अगर माइनर में शादी हो जाती है गार्जियन के थ्रू, लड़का या लड़की दोनों में से, और बीच में अगर उन लोगों के बीच में इंटरकोर्स होता भी है, मगर 18 इयर्स के पहले या वो 15 साल के पहले कभी भी इंटरकोर्स अगर होता भी है, तो ये ग्राउंड नहीं है कि इनका इंटरकोर्स हो चुका है, इसीलिए वो प्यूबर्टी आने पे डिवोर्स नहीं ले सकती है. तो प्यूबर्टी एज आने के बाद उनको ये राइट होता है कि अगर उसको अपने वो पार्टनर के साथ रहना है, नहीं रहना है, तो उसे ग्राउंड लेकर वो डिवोर्स दे सकती है कि ये शादी मेरे गार्जियन ने, मेरे पेरेंट्स ने ये शादी करवाई थी और उस वक्त मैं माइनर थी या माइनर था, अब मुझे ये शादी कंटिन्यू नहीं करना है. तो उसमें आपका इंटरकोर्स, मैरिटल इंटरकोर्स कोई मायने नहीं रखता है. इररिस्पेक्टिव आप करो या ना करो, लेकिन वो 18 साल में अगर वो 15 साल से 18 साल की जो कर देता है, अब एक रिलेशनशिप उनकी बन जाती है, तो उसके बाद वो डिवोर्स नहीं, क्योंकि उसके बाद वो अपने मैरिज को रेटिफाई करते कि हम मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं. आई थिंक ए आंसर है. एक बार और सोचिए आप. क्यों भाई? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स इज अवेलेबल टू द वाइफ अंडर द जुडिशियल मुस्लिम मैरिज एक्ट व्हेन द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड. मैरिज जब कंज्यूमेट ना हुआ हो तब वो जा सकती है. कंज्यूमेट होने के बाद में मुस्लिम मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ओपन कर रहा हूँ और
तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू फोकस सेक्शन 2 ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। हियर बहुत सारे ग्राउंड्स है। आपके पास कितने ग्राउंड्स है? 9 ग्राउंड्स आर देयर on the basis of which a woman go to the court and seek for dissolution. A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds, namely 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके दिया है। अब 1 में क्या किया है? वही वाला केस है कि 4 साल तक हस्बैंड जो है नहीं बाहर रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको खोजा गया, नहीं मिला, है ना? ये पहला ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड क्या है कि हस्बैंड ने उसको नेग्लेक्ट किया, 2 साल तक मेंटेनेंस उसको नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया है, फेल हो गया, प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे पाया, तो इसको आधार बना के मुस्लिम औरत जज जा सकती है डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन के लिए। ये सब सारे ग्राउंड दिए, तो ये इससे यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू, हाँ हस्बैंड को 7 साल या 7 साल से ज्यादा इंप्रिजनमेंट मिल गया, सजा मिल गई है उसको। हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में 3 साल तक कंटिन्यूअसली 3 साल तक मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में फेल रहा है, इसको आधार बना के पत्नी जा सकती है। हस्बैंड वाज इंपोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो। हस्बैंड जो है इंपोर्टेंट रहा है और शादी के टाइम इंपोर्टेंट था, उसके बाद कंटिन्यू रहा है इंपोर्टेंट। हस्बैंड हैज बीन इंसेन रहा है 2 साल तक। इंसैनिटी ऑफ अभी हमने देखा 2 साल तक क्वेश्चन आया यहाँ से। देख लो कितने क्वेश्चन आए यहाँ से। दैट शी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय हर फादर और गार्डियन बिफोर शी अटेन द एज ऑफ 15 years, repudiated the marriage before attaining the age of 18 years। ठीक है, कह रहे दैट शी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय हर फादर, यानी कि उसके फादर ने उसकी शादी करा दी थी जब वो 15 साल तक नहीं थी, तो उससे कम एज में थी, तो उसके फादर ने शादी करा दी थी। repudiated the marriage before attaining the age of 18 years, तो वो 18 साल से पहले होने तक repudiate कर सकती है मैरिज। provided that marriage has not been consummated। Yes, but that is a 15 to 18. That's why I'm 15 to 18. हाँ, तो अब बताइए आप कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कब तक आ जाती है? 15 years, right? Puberty 15 years. ए है, हाँ ए है कि प्रोवाइडेड मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड। ठीक है, और ग्राउंड 8वां ग्राउंड 8th ग्राउंड पढ़ लेते हैं। हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रुएल्टी, ये भी वाला आपने बताया था। हैबिचुअली उसको असॉल्ट करता है, उसकी लाइफ माइजरेबल बना दिया है, फिजिकली टॉर्चर करता है, मारता पीटता है, उस औरत को गलत काम में, एविल रेप्यूट या इनफेमस लाइफ में इन्वॉल्व करता है। एक मिनट भाई, हाँ जी, तो कितना अच्छा पॉइंट मिल रहा है। अटेम्प्ट टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, इमोरल लाइफ को लीड करने उसने फोर्स किया उसको कि तुम जाके प्रोस्टिट्यूशन करो, धंधा करो, पैसे कमाओ। शराब पीता है हस्बैंड, फिर पैसे से शराब पीता है, इस तरीके का अगर इन्वॉल्वमेंट है, हस्बैंड ऐसा करता है, तो ये ग्राउंड बना के जा सकती है, वो तलाक ले सकती है। ऑब्स्ट्रक्ट्स हर इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ अ रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिस, अगर औरत अपना रिलीजियस प्रोफेशन ऑप्ट कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, तो उसको कहता है मत करो, तो इस तरीके से वो जा सकती है, ये भी ग्राउंड बना के कि भाई हस्बैंड हमें क्रूएल्टी के साथ ट्रीट कर रहा है। इफ ही हैज मोर वाइफ देन वन डज नॉट ट्रीट हर इक्विटेबली इन अकॉर्डिंग विद द इंजंक्शन ऑफ द कुरान। कुरान में कहा गया है कि भाई आप 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास इतना सहूलियत हो, आप इक्वली ट्रीट करो चारों को, तब कंडीशन दिया है। तो अगर किसी हस्बैंड ने कर लिया है 2 बीवी से, मान लिया 2 बीवी है उसकी, और एक को इक्वल ट्रीट नहीं करता है, इसका मतलब ये आधार बना के जिसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा वो बीवी जा सकती है, रिजोल्यूशन फाइल कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा। अच्छा, इसी में पढ़ा था प्रोवाइडेड दैट नो डिक्री शैल बी पास्ड ऑन ग्राउंड 3 अंटिल द सेंटेंस हैज बिकम फाइनल। वो जो 3 वाला था कि हस्बैंड को इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ मिल चुका हो 7 साल तक, तो बीवी ये नहीं कि अभी जो है इम्प्रिजमेंट ऑफ सेंटेंस मिल गया, हस्बैंड ने अपील में गया है, तब भी वो डिवोर्स बना के आधार बना सकते नहीं, वो तब तक नहीं जाएगी इसको आधार बना के डिवोर्स लेने जब तक वो डिसीजन फाइनल ना हो जाए। यानी कि अब ये हो गया पक्का इसको 7 साल की सजा मिलेगी, अपील में भी गया था, अपील में भी हार गया, तब उसको फाइनल हम बोलते हैं ये चीज। डिक्री पास ऑन ग्राउंड 1 शैल नॉट टेक इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री। तो ये कह रहे हैं जो एक 1 वाला था, यानी कि 4 साल तक गायब रहेगा, हस्बैंड नहीं मिला, कोशिश करने पे तो डिवोर्स में जा सकती है। मान लिया चली गई बीवी डिवोर्स में और डिक्री भी पास हो गया, वो डिक्री इफेक्टिव नहीं होगा, 6 महीने और टाइम दिए जाएंगे, हो सकता है अब आ जाए हस्बैंड, तो 6 महीने के बाद है ना, फ्रॉम द पासिंग ऑफ द डिक्री वो इम्पैक्ट में आएगा, वो डिक्री इफेक्टिव में आएगा।
If the husband appears either in person or through an authorized agent within that period and satisfies the court that he is prepared, ठीक है. Before passing a decree, ठीक है, ये सब सारी चीजें थी, तो ये हमें जवाब मिल गया. तो यही मैं कह रहा था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का 1939 का सेक्शन 2 आपको रट लेना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे बढ़ते हैं. ए वाला आंसर, ठीक. Section 27 of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 provides for form of cruelty. अच्छा, बढ़ते हैं तेरी सी 6. 27 अभी पढ़ाया मैंने, ये सब था ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 7 में था ना क्रुएल्टी, हस्बैंड है तो उसके बेसिस पे जा सकती है, वही वाला है. तो 6 है, 6 क्रुएल्टी. अच्छा, ठीक है. 2(9) of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 recognizes converts as a ground of divorce, conversion as a ground of divorce, breakdown ground of divorce, offset conversion as a ground of divorce, other valid grounds available to a wife under Muslim law. ठीक है. D. Okay. Apostasy dissolve the marriage ipso facto if the apostasy is committed by. Apostasy किसे कहते हैं बताइए जल्दी से. Religion. हाँ जी. Conversion of religion, धर्म बदलना. ठीक है. Okay. So if apostasy is committed by wife, husband, both wife and husband, either of parties. Husband. अच्छा, वाइफ अगर अपोस्टेसी में नहीं जा सकती. पहले जाती थी, अंडर ओल्ड लॉ में होता था कि अपोस्टेसी जब वाइफ भी करती थी तो मैरिज डिसॉल्व हो जाता था. बट नाउ वे डेट अगर वाइफ करती है तो उसको मैरिज इस तरह से उसको डिवोर्स नहीं मिल सकता है. उसको इसी 9 ग्राउंड्स में से ही कोई ग्राउंड लेकर उसको डिवोर्स लेना है. लेकिन हस्बैंड अगर करता है तब डिवोर्स हो जाता है वहां पे. अच्छा, ठीक है. बी है. ओके, हस्बैंड वाला. Section 4 of Dissolution of Muslim Marriage Act lays down that the renunciation of Islam by a married Muslim woman or her conversion to a faith other than Islam shall by itself operate to dissolve her marriage. Not by itself operate to dissolve her marriage. The husband has the right to pronounce divorce on her. Not debar her from suing for divorce on any ground laid down in Section 2 of the Act. Both B and C. बताइए. B and C. B आप कह रही है not by itself operate to dissolve her marriage. The husband has the right to pronounce divorce on her. ठीक है. और C आप कह रही है not debar her from suing for divorce on any ground laid down in section. ठीक है. तो C कहता है अगर वाइफ इस्लाम, मान ले मुस्लिम वुमेन है, उसने इस्लाम को रिनाउंस कर दिया, कन्वर्ट हो गई किसी और धर्म में, तब भी उसके पास सेक्शन 2 का ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग. इस ग्राउंड में ये नहीं कि वो किसी और धर्म में हो गई तो अब चूंकि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अब वो सेक्शन 2 में किसी भी ग्राउंड पे डिवोर्स में नहीं जा सकती. नहीं, उसका कन्वर्ट होना किसी धर्म में, उसका इस्लाम से रिनाउंस कर देना, उसको सेक्शन 2 से बाहर नहीं करता. बी नॉट बाय इटसेल्फ ऑपरेट टू डिसॉल्व हर मैरिज. द हस्बैंड हैज द राइट. अगर दूसरे धर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब नहीं कि ऑटोमेटिकली उसकी शादी डिसॉल्व हो गई, तलाक हो गई. नहीं, हस्बैंड अगर चाहे तो उसको तलाक देगा और वो तलाक का प्रोविजन जो आपको पीछे पढ़ाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक, आगे आइए 160 में. सेक्शन 4 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 डज नॉट अप्लाई टू woman who is originally a Muslim embraces some other a faith woman converted to Islam from her faith and embraces her former faith. Both B and C, none of these. बताइए. B है, a faith woman converted to Islam from other faith and re-embraces her former faith. ठीक है. सेक्शन 4 पे पढ़ लेना, बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन. A dissolution of marriage obtained under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 by a Muslim woman qualifies her rights of dower, adversely affects her right of dower, extinguishes her right of dower, does not affect her rights of dower. D does not affect the rights of dower. ठीक है. हाँ, उसका महर का हक उसको नहीं जाता है ना, चल नहीं जाएगा. भले ही मुस्लिम मैरिज एक्ट से उसने तलाक लिया है उसके अंडर में, फिर भी उसका हक बनेगा कि वो जो महर की फिक्स की गई थी एट द टाइम ऑफ निकाह वो उसको मिले. उसका ये राइट्स ऑफ डोवर जो है वो कहीं कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा. 162 on divorce when the marriage has not been consummated. On divorce when the marriage has not been consummated, no dower is payable, half the dower is payable, full dower is payable. On the discretion of husband, dower is paid. D नहीं होगा. Half dower.
ए भी नहीं होगा, बी सी में से होगा हाफ डोअर। जब मैरिज कंज्यूम नहीं हुआ है तो हाफ डोअर, जब मैरिज कंज्यूम हो गया है तो फुल डोअर। ठीक है, ये हाफ डोअर बी वाला हो जाएगा 162 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इफेक्ट ऑफ डिवोर्स। इफेक्ट तो क्या होगा, डिवोर्स का इफेक्ट क्या होगा? कोहैबिटेशन बिकम्स अनलॉफुल। ठीक है, ये तो ट्रू है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये फॉल्स बोला, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज। ठीक है, दूसरी शादी कर सकता है इंसान अगर डिवोर्स हो गया एक बार उसका, ये भी सही है। म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस सीजेस। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है ना पहले भी इसी में। ए डिवोर्स मैन कैन रीमैरी अनदर वुमन इमीडिएटली, ये वाला है डी वाला, क्योंकि इमीडिएटली वो नहीं कर सकता। If a Muslim has given triple talaq to his wife, he may remarry her without any restriction. Only one request of such wife cannot be remarried. Only if such woman marries another man, the marriage is consummated and in divorce. D वाला है, D। ठीक है। A Sunni Muslim after pronouncement of triple talaq, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना? कैसे लग रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन के लेवल क्या है आपके लिए? सर ये तो सही है, क्योंकि ये इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहे सर। ठीक है, a Sunni Muslim after pronouncement of triple talaq marries his wife immediately and had a child also. Sunni Muslim after pronouncement of triple talaq marries with his wife immediately and had a child also. Marriage is irregular and children of such marriage are legitimate. Marriage is irregular and the children of such marriage are illegitimate. Marriage void। पूजा कह रहे ए है, बी। अच्छा पूजा कह रहे बी है, और कोई? यहाँ पे ए है, बच्चा तो नाजायज नहीं होगा, बच्चा जायज ही होगा, लेकिन मैरिज इरेगुलर होगी, है ना? मैरिज वो इरेगुलर मानी जाएगी। ठीक है, और आ गया ये। If after pronouncement of triple talaq, a Sunni Muslim do not remarry and start living together, then their cohabitation will be. After pronouncement of Sunni Muslim do not remarry and start living together, then their cohabitation will be. क्या होगा? Wife and children of such union will be illegitimate. सही? सी होगा। सी है, ठीक है। तो उसमें भी तो इलेजिटिमेट ही होगा फिर, किसमें? क्वेश्चन में भी। ये देख लेते हैं। इरेगुलर शादी हो गई है तो बच्चे कहाँ से लेजिटिमेट होंगे? ये कह रहा है सुन्नी मुस्लिम आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक मैरीज हिज वाइफ, अपनी वाइफ से शादी कर लेता है तुरंत, है ना? इसमें कह रहा है मैरिज डू नॉट मैरी, और तब भी साथ में रहना शुरू कर देता है, तो उनके कोहैबिटेशन क्या होगा? वाइड होगा, और जो उस कोहैबिटेशन से बच्चा होगा वो भी नाजायज होगा। यहाँ पे शादी नहीं कर रहा है ना, वो ऐसे ही रह रहे हैं। On divorce, when the marriage has been consummated, when the marriage has been consummated। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है इसी का, इसी 162 का उल्टा है ना, सी फुल डोवर इज पेबल, है ना? तो बहुत इजी है, समझते हुए चलेंगे। A Muslim husband is not entitled to a degree of restitution of conjugal rights if the husband has been made an outcast by his community, the marriage took place during minority of wife। क्या है भाई बताइए? और क्या कह रहे हैं? सी। If the marriage though consummated was an irregular marriage during the period of iddat, Muslim husband is not entitled to a degree of restitution of conjugal rights अगर शादी दो consummated was an irregular marriage during the period of iddat। बताइए, और देख लेते हैं ऑप्शन डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द अबव बोल रहा है। हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव भी होगा। अच्छा, if the husband has been made an outcast by his community, if the marriage took place during minority of the wife and has been validly repudiated। ठीक है, डी है। 169 में देख लेते हैं। In a suit for restitution, wife may take up the defense that it is unsafe to live with him because of his cruelty। ठीक है, ये वाला। That the marriage took place during the wife's minority and has been validly repudiated, ये भी ठीक है। That can also be the ground for the dissolution of marriage under section 2। अच्छा, all of the above है 169, है ना? डी।
Mahmoud married Sabira and had 2 daughters through her. Later he married Zeba. Sabira left the matrimonial home. Mahmoud filed a suit for restitution of conjugal rights. Will he succeed? Mahmoud will succeed in getting a restitution decree. Mahmoud will not succeed in getting a restitution decree unless he offers a cogent explanation. Sabira is well within her rights to refuse to cohabit with Mahmoud. Both B and C. बताइए. इसमें B and C है ना, D है, आंसर D है. Muslim husband is bound to maintain his wife of only valid marriage, of void or irregular marriage, of all void, valid, irregular marriage, of a valid marriage, and when the marriage is irregular for the want of witness. D है, correct. Muslim divorced women cannot claim maintenance under section 150 to 125 to 128 CRPC. No, कर सकती है ना, ये गलत है. Can proceed under section 125 128 CRPC और under Muslim women protection, ठीक है. Can proceed कर सकती है. B. Can proceed under Muslim women act only लिखा है, नहीं, only नहीं है, none of the above. B I think more suitable है 172 का. Good, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक और मैं ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहा हूं. उसमें क्या था क्वेश्चन, जो ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड एक्ट आया था, उससे हो सकता है पूछ. और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866 और द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1871 or the Indian Registration Act 1877 or this act came into force, namely A. Instrument of gift of immovable property पहला. B. Other non-testamentary instruments which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested, contingent of the value of 100 rupees and upward. इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी 100 रुपीज से ज्यादा वैल्यू है, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, राइट्स क्रिएट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. ए पॉइंट में अभी आप आइए. ए पॉइंट में मैं मान लू ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको आप गिफ्ट में दे रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. मान लू ना कि वो भले ही 99 रुपए में, कई अमाउंट की बात नहीं किया है ना ए में. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब ए के बाद बी भी तो इसमें तो 100 हाँ, बी तो वो ठीक है. मतलब मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए ज्यादा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, उसकी वैल्यू 100 रुपए ज्यादा है, तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. बी ये कह रहा है. ये तो गिफ्ट की बात कर रहा है ना. गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं कोई जमीन आपको दे रहा हूँ, वो बात अलग है सर कि आज के जमाने में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो 100 रुपए से ज्यादा ही होगी, है ना. वो बात अलग है. आज के दिन में देखा जाए तो 100 रुपए से कम वाले बात फिट बैठती नहीं. आज के जमाने से देखा जाए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो जाहिर सी बात है 100 रुपए ज्यादा ही होगी, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा. वैल्यू के लिहाज से, वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो गिफ्ट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है. और चूंकि जब मैं सेक्शन 17 क्लॉज ए पढ़ता हूं तो उसमें गिफ्ट की बात कर रहा है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल की बात कर रहा है, तो इसलिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट में दीजिएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, चाहे उसकी वैल्यू 99 रुपए हो, चाहे उसकी वैल्यू 99 लाख हो, चाहे उसकी वैल्यू 99 करोड़ हो. समझ में आ गया. अब आते हैं इसमें. मुस्लिम गिफ्ट अगर आपको हरियाणा जुडिशरी में दिख गया, ए मुस्लिम गिफ्ट इज क्या है, तो कंपलसरी पे नहीं लगाना, ठीक. क्योंकि वहां पे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आप देख रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, वो अदर देन मुस्लिम जितना है उस पे एप्लीकेबल है. मुस्लिम में आप पर्सनल लॉ आपको पढ़ाएंगे, गिफ्ट उसमें हम समझे. हाँ, क्या कह रही पूजा. मुस्लिम में भी दिया है कि अगर गिफ्ट को अगर आप ओरली देते हो तो वहां पे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप राइटिंग देते हो तो इट रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ ₹100 और एबव, तो डॉक्यूमेंट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेबल. हाँ, वहां पे अगर रिटेन में दे रहे हो मुस्लिम में और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू 100 रुपए ज्यादा है, तो रजिस्ट्रेशन है. अब चूंकि क्वेश्चन इन्होंने इसलिए डिलीट किया क्योंकि कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन. इसमें आपने सिर्फ कह दिया मुस्लिम गिफ्ट इज क्या, मुस्लिम गिफ्ट ओरल वाला, मुस्लिम गिफ्ट रिटन में है. ये मुस्लिम गिफ्ट जो है वो आप 100 रुपए से ज्यादा की बात कर रहे हो या 100 रुपए कम वाले की बात कर रहे हो, मुस्लिम गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, मुस्लिम गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो. तो कंफ्यूजन था, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया. आप ऐसे लिख देते क्वेश्चन, ए मुस्लिम गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग वैल्यू ऑफ 100 और मोर इज, फिर आप ऑप्शन दे देते, तो क्लियर करके नहीं पूरे क्वेश्चन. अगर रिटर्न देते तभी लिखते, अगर वो लिखते कि हाँ रिटर्न अगर वो गिफ्ट दे रहे हैं, अगर रिटर्न भी लिख देते क्वेश्चन में तब भी आप कंपलसरी लगा के आना, कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है, ठीक है. ऐसे अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाएगा, ओरली तो ज्यादा कितना भी दो, ओरली तो हाँ ऑप्शनल है, ऑप्शनल है.
नॉट नेसेसरी टू। अब इसमें 5 ऑप्शन दिए, कंफ्यूजिंग खुद क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इसीलिए इन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएंगे भाई कंफ्यूजिंग, तो भगवान भरोसे आप कुछ भी जो आपको समझ में आएगा करके चले आना। अगर वो सच में कंफ्यूजिंग होगा, गलत क्वेश्चन होगा, तो बाद में वो डिलीट हो जाएगा, उसके बारे में आप टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट। आज शाम में आप टीपी क्लास है 8 to 9। थैंक यू सो मच एवरीवन।